जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम इस वीडियो में मिशन शक्ति के बारे में जानने वाले हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल ये क्या होता है, भारत ने किस तरीके से टेस्ट किया है, एक्चुअल में क्या हुआ है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। और अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ के लिए लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और ये मिशन सक्सेसफुल होते ही मोदी जी खुद ये न्यूज़ बताने के लिए टीवी पर आए थे। उन्होंने ट्विटर के ज़रिए ये न्यूज़ शेयर की। उन्होंने कहा कि 2 रीजंस के वजह से ये मिशन शक्ति बहुत स्पेशल हो जाता है। पहला तो यह है कि भारत अब 4th कंट्री बनता है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है और एंटायर एफर्ट जो है ये इंडिजीनियस है। इसका मतलब है कि बाहर से हमने कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं ली है। पूरी तरीके से मेक इन इंडिया यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और इसी तरीके से भारत एक बहुत सशक्त स्पेस पावर के रूप में उभरता है। और मोदी जी ने ये भी स्पष्ट किया कि इस मिशन का जो मकसद है वो कोई अग्रेसिव नेचर दिखाना नहीं है, लेकिन डिफेंसिव नेचर दिखाना है कि हम कोई भी चीज़ डिफेंड कर सकते हैं, हम में वो क्षमता है। और मोदी जी ने ये भी कहा कि ये जो मिशन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। अब कॉम्प्लेक्स क्यों था ये हम जैसे वीडियो आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा ही। और ये भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये जो न्यूज़ है ये मोदी जी ने आकर क्यों बताई। लेकिन देखिए जस्टिफिएबल भी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जहाँ पर इंटरनेशनल जो पूरा ग्लोब है ये इस पर रिएक्ट कर रहा है। और कोई भी कंट्री जब ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट करती है तो वहाँ पर उनके जो लीडर होते हैं वो सामने आकर ये न्यूज़ शेयर करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं। तो न्यूज़ क्या है, भारत ने अनाउंस किया वेडनेसडे को कि उन्होंने एक सक्सेसफुल एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट ये कंडक्ट किया है। और इसी के साथ भारत 4th कंट्री बनता है जिसने सक्सेसफुली ये टेस्ट कंडक्ट की है। और मोदी जी खुद टेलीविज़न पर आकर ये न्यूज़, ये अनाउंसमेंट सबके सामने रखे थे और उन्होंने कहा था कि ये जो टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है ये एक बहुत बड़ी है हमारे देश के लिए। तो देखिए हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली क्या हुआ था। तो जब ये हमारी अर्थ है तो हमें यहाँ पर लोअर अर्थ ऑर्बिट नज़र आता है। देखिए अलग अलग तरीके के ऑर्बिट होते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, फिर जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट होता है जहाँ पर हमारे सैटेलाइट जो है वो भेजे जाते हैं। अब ये जो सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा था, मतलब ये हमारा ही सैटेलाइट था लेकिन इतना काम का नहीं था। मतलब अब ये जो सैटेलाइट है ये हमारे काम का नहीं था, इसीलिए इस सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से, जो कि अर्थ से लगभग 30 से 35 हज़ार किलोमीटर के आसपास होती है, इससे हम लोअर अर्थ ऑर्बिट पर लेकर आए। मतलब जो कि 300 से 2000 किलोमीटर के आसपास लोअर अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। तो इस सैटेलाइट को हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में लेकर आए और उसके बाद जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है उसके ज़रिए हमने इस सैटेलाइट को ख़त्म कर दिया। तो अब ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल बेसिकली क्या है, जिसे हम ए-सैट भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो कि स्पेस में जो सैटेलाइट है उसे हिट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये जो ए-सैट है ये हमने लॉन्च की थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब्दुल कलाम आइलैंड हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस मिसाइल के ज़रिए हमने हमारा ही सैटेलाइट उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे हमने 300 किलोमीटर पर लाया था लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जैसा कि मैंने आपको समझाया था उस पिक्चर के ज़रिए। और ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ 3 मिनट में पूरी ख़त्म की गई। और देखिए इसमें काफ़ी रिस्क भी होता है क्योंकि अगर कुछ हमारा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है और वो किसी और सैटेलाइट को जाकर भी भिड़ सकती है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो सैटेलाइट ज़रूरी नहीं है कि भारत का ही होगा, वो किसी और देश का भी हो सकता है। और सोचिए कि अगर हम किसी और देश के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस वक्त कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म भारत का होता था। इसीलिए जो मैंने आपको ट्वीट बताया था मोदी जी का, उन्होंने कहा था कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिशन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा होता है। ये होता है मिसाइल लॉन्चर, यहाँ से मिसाइल लॉन्च किया जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। यहाँ पर क्या होता है कि जो शील्ड होती है वो सेपरेट कर दी जाती है। फिर उसके बाद जो ये मिसाइल है ये सीधी जाकर सैटेलाइट को भिड़ती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कोई क्यों किसी सैटेलाइट को जो कि स्पेस में घूम रहा है बेचारा, तो उसे क्यों हिट और डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इस्तेमाल की जाती है ताकि जो एनिमी कंट्रीज़ है उनके हम सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सके। मगर ये जो टेस्ट की जाती है ये टेस्ट खुद के सैटेलाइट पर ही होती है, किसी और के नहीं। जैसे भारत ने अपने ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया है यहाँ पर। अब देखिए स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो घूम रहे हैं।
और देखिए जो सैटेलाइट जिनका काम खत्म हो जाता है उन्हें हम वापस भी नहीं लाते हैं, वो भी वहीं पर घूमते रहते हैं। मतलब सोचिए कि कितने ज़्यादा सैटेलाइट्स हमें अभी स्पेस में देखने को मिल रहे होंगे जिनका कोई काम भी नहीं है, एमलेसली वो घूमते जा रहे हैं। तो ऐसे ही किसी एक सैटेलाइट को जिसका हमें काम नहीं होता है उसे चूज किया जाता है इस टेस्ट के लिए। अब किस सैटेलाइट को हमने मार गिराया है उसके बारे में अभी भारत ने पूरी तरीके से नहीं बताया है, लेकिन ऑफिशियल सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें जो माइक्रोसैट आर है उसे इस टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए सैटेलाइट जो होते हैं वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए हमें कहीं की भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। और अगर हमें किसी भी देश पर हमला करना है तो सैटेलाइट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उसके जरिए हमें नेविगेशन पता चलता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स उससे जुड़े हुए होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जुड़ी हुई होती है, बैंकिंग सिस्टम भी जुड़ी हुई होती है, स्टॉक मार्केट जुड़ा हुआ होता है, वेदर फोरकास्टिंग जुड़ा हुआ होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हमें सैटेलाइट के जरिए पता चलती है। तो अगर किसी देश का हम सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये वहीं पर स्टैग्नेंट हो जाएगी, ये सारे जो एप्लीकेशंस है यूजलेस हो जाएंगे। तो जब हम हमारे एनिमी कंट्री के इन सारे एप्लीकेशंस को यूजलेस बना देंगे तो फिर उनके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा और हम एनिमी कंट्री को नीज पर ला सकते हैं। मतलब वहाँ की जो ह्यूमन लाइफ है उसे कोई भी थ्रेट नहीं देंगे हम, लेकिन ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करके वो कर ही क्या सकते हैं, फिर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो ऑब्वियस है कि वो सीधा सरेंडर कर देंगे। तो इस वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और भारत को एक एडवांटेज मिलता है कि कोई भी कंट्री बिना सोचे समझे भारत पर हमला नहीं करेगी। तो जब ये टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर क्यों सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी एडवांस कैपेबिलिटीज़ लगती है, लेकिन उसी के साथ साथ जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे कि सैटेलाइट, उसे डिस्ट्रॉय करना एक टैबू भी है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। मतलब कोई भी कंट्री हो ये वो मानती है कि स्पेस को हम वॉर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब स्पेस को हम वेपनाइज नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो है वो भी यहाँ पर गवर्न करती है इन सारी बॉडीज़ को, जैसे कि उसमें से एक हमें नज़र आती है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की, जिसमें भारत जो है वो भी सिग्नेटरी है और ये प्रोहिबिट करता है किसी भी कंट्री को कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि न्यूक्लियर वेपन कैरी करते हैं या फिर मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है उसे वहाँ पर प्लेस करने से। मून या फिर कोई भी जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है ये पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ साथ स्पेस डेब्रिज जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए स्पेस डेब्रिज मतलब क्या होता है कि जो कचरा है स्पेस में उसे हम स्पेस डेब्रिज कह सकते हैं एकदम लेमन लैंग्वेज में। देखिए जो भी हम लॉन्च करते हैं स्पेस में वो स्पेस में ही रह जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं फिर उनकी एज अगर ख़त्म भी हो जाती है, वो हमारे किसी काम के नहीं भी है, फिर भी वो स्पेस में ही रिवॉल्व होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डेब्रिज जो है वो स्पेस में भर गई है। अब ये जो डेब्रिज है ये हमारे एक्टिव सैटेलाइट से भी टकरा सकती है और हमारे एक्टिव सैटेलाइट को भी खतरा हो सकता है। और अगर हम सितंबर 2018 का डाटा देखते हैं जो कि नासा ने पब्लिश किया था, उनके मुताबिक 19,137 मैन मेड ऑब्जेक्ट अभी स्पेस में घूम रहे हैं। उसमें एक्टिव और इनएक्टिव सैटेलाइट भी गिने जा सकते हैं, रॉकेट्स और उसके पार्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें डेब्रीज नज़र आती है। तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा स्पेस में जो डेब्रीज है वो फैल चुका है। अब ये किसी सैटेलाइट से टकराती है तो हमारे सैटेलाइट को नुकसान हो सकता है, किसी और सैटेलाइट को नुकसान हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर स्पेस में भी वॉर शुरू कर देते हैं, यहाँ पर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, तो उसके भी टुकड़े यहाँ पर घूमना शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि उसी का एक टुकड़ा हमारे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये जो डाटा हमने देखा था ये तो वो है जो ट्रेसेबल है, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन स्मॉलर ऑब्जेक्ट भी इतने ज़्यादा स्पेस में घूम रहे हैं जिसकी कोई संख्या भी हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी की माने तो उनके मुताबिक 1 सेंटीमीटर के आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 7.5 लाख के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब चाइना ने भी फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कैरिड आउट किया था 2007 में, उन्होंने फिंगयुन आईसी वेदर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था और उसके वजह से 2300 के आसपास लार्ज पीसेस स्पेस डेब्रिज बन चुके थे। मतलब इतना ज़्यादा कचरा और स्पेस में आ गया था। उसी के साथ साथ 1.5 लाख पीसेस जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़े थे वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे थे, जो कि किसी और सैटेलाइट को अगर टकराते हैं तो उसे भी वो यूजलेस बना देंगे। तो जब भारत ने यहाँ पर ये टेस्ट किया है तो क्या इसी तरीके की डेब्रीज स्पेस में फिर से गई है? तो ये बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम माने तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि इंडिया ने इसका खास ख्याल रखा है, इसीलिए लोअर ऑर्बिट में इसे हमने डिस्ट्रॉय किया है जिससे कि स्पेस में जो डेब्रीज है वो ना फैल सके।
और जो भी टुकड़े वहाँ पर जाते हैं वो फिर से अर्थ पर ही गिरे, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये अर्थ से 300 किलोमीटर के आसपास की गई। लेकिन जब टेस्ट मोर देन 800 किलोमीटर के ऊपर की जाती है, वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो डेब्रिस जो है वो स्पेस में जाते हैं और वहाँ पर घूमते रहते हैं। लेकिन 300 किलोमीटर पर डिस्ट्रॉय करने की वजह से जो भी टुकड़े हैं वो स्पेस में नहीं गए हैं, बल्कि वो अर्थ पर ही गिर गए हैं, जिससे जो डेब्रिस है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है भारत के इस टेस्ट की वजह से। अब इससे हम वर्ल्ड को क्या सिग्नल दे सकते हैं? तो यहाँ पर भारत की जो क्षमता है वो हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ आना, इससे हमें एक एज मिलता है, हमें बेनिफिट मिलता है कि कोई भी कंट्री बिना सोचे समझे हम पर हमला नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम हमला करने की कोशिश करें और यहाँ पर जो सैटेलाइट है उसे अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो हम तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। मगर देखिए यहाँ पर हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट है उसे हिट किया है, मतलब 300 किलोमीटर के आसपास। लेकिन सैटेलाइट इस एरिया में तो हमें नहीं मिलते हैं, वो तो ऊपर होते हैं। तो फिर अब वो जो सैटेलाइट है क्या हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो देखिए जो भी हायर ऑर्बिट में सैटेलाइट होते हैं वो सिर्फ मैटर ऑफ स्केल होता है, मतलब अगर आप रॉकेट को ज़्यादा पावर दे दोगे तो वहाँ के भी जो सैटेलाइट है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो भी सैटेलाइट 3000 किलोमीटर के ऊपर, जो हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट देखा था, वहाँ पर जो प्लेस किए जाते हैं, DRDO ने कहा है कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम वहाँ के भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी USA के पास, रशिया के पास, चाइना के पास और अब भारत के पास आ चुकी है। तो इसीलिए जब हम रिस्पॉन्स देखते हैं तो रिस्पॉन्स जो है पाकिस्तान की तरफ से इतना अच्छा खासा नहीं आया है इस टेस्ट को लेकर, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं किया है भारत का। अगर हम चाइना की भी बात करते हैं तो उन्होंने भी क्रिटिसिज्म नहीं किया है, उन्होंने मॉडरेट तरीके से इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम पीस जो है वो मेंटेन कर सके, यही हमारी अपेक्षा है, यही हमारी उम्मीद है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान छोड़कर बाकी किसी भी कंट्री ने इस चीज़ का क्रिटिसिज्म नहीं किया है। और देखिए जब चाइना ने ये चीज़ की थी तब चाइना का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो यहाँ पर जब हमने टेस्ट किया है और क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है भारत का, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज जो है भारत के, ये भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं अभी, USA हो, रशिया हो, इनके साथ। अब आखिरी क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या ये एक इकलौता रास्ता है जो एनिमी सैटेलाइट है उसे डिस्ट्रॉय करने का, उस पर टारगेट करने का? तो देखिए कुछ सालों में अगर हम देखें तो काफ़ी अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो है कुछ कंट्रीज ने निकाले हैं, ताकि जो एनिमी के सैटेलाइट है उसे हम डिसफंक्शनल कर सके। जैसे कि जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उसमें इंटरफियरेंस लाकर कम्युनिकेशन आता है सैटेलाइट से, उसे ही जाम कर दें। उसी के साथ साथ जो मेन सैटेलाइट है जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना है, उसके आसपास कुछ सैटेलाइट भेजे जाए, जिससे कि उसका जो ऑर्बिट है वो सिर्फ हम डिफ्लेक्ट कर दे, ताकि जो सैटेलाइट है उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका ऑर्बिट जो है वो डिफ्लेक्ट करने की वजह से अब ये किसी काम का नहीं रहेगा। और तीसरा ऑप्शन आता है कि जो ग्राउंड बेस्ड लेज़र होते हैं वो यहाँ पर क्रिएट करना, उसका यहाँ पर इस्तेमाल करना, ताकि जो सेंसर होते हैं सैटेलाइट के उसे हम डैजल कर दें। मतलब जो सैटेलाइट होते हैं वो पार्शियली ब्लाइंड हो जाते हैं और फिर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो हमने 3 चीज़ें देखी है, इसमें से कोई भी अभी तक इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि उस पर हम टेस्ट कर सके। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। उसी के साथ साथ आपका जो भी मैसेज हो DRDO के लिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।